गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 3, सॉल्यूशन का लेक्चर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और अणु तनु विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म एवं द्रव्यमान की गणना, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अणु संख्या गुणधर्म के लिए वाष्प दाब आता है, परासरण दाब आता है, और हिमांक में क्वथनांक, और हिमांक में उन्नयन और क्वथनांक में अवनमन, और एक आता है वाष्प दाब का औक्षेपिक दाब। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम जो है वो क्या है, गैस और द्रव की विलेयता को बताने के लिए क्या दिए गए हैं, हेनरी का नियम। जैसे कि कोई द्रव है, द्रव में हम लोग क्या करेंगे, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालेंगे तो इजिली घुल जाएगा क्या, विलय हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो इसको हम लोग द्रव की सतह पर जो लगाया गया बल होता है वो क्या होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जो द्रव है उसकी सतह पर जो गैस के कण होते हैं वो क्या करते हैं, गैस के कणों द्वारा यहाँ पे दाब डाला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग आंशिक दाब। तो जो हेनरी का नियम है वो क्या जो दाब है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी, और किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के। तो यहाँ पे ये पी को हम लोग क्या लेंगे, दाब, और एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, और जो पी है वो क्या है, आंशिक दाब। तो हेनरी के नियम में बताया गया है कि जो द्रव है, द्रव की सतह पर जो गैस के कणों द्वारा लगाया गया बल मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे ये है दाब, आंशिक दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, मोल प्रभाज। तो यहाँ पे पी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट क्या है, के एच, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे जहाँ पी क्या है, आंशिक दाब, और के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक, और एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। पी बराबर आंशिक दाब और के एच क्या है, हेनरी का स्थिरांक। उसके बाद एक्स जो है वो मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। इतना समझ आ गया हेनरी का नियम। इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ कैसे होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैं क्या लूंगी, इधर प्रेशर दाब लूंगी और इधर क्या लूंगी मैं, मोल फ्रैक्शन एक्स। अगर कोई, जब पदार्थ जो रहता है वो शुद्ध अवस्था में रहता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है, लेकिन जब वो शुद्ध में नहीं रहेगा तो 0 हो जाएगा। जैसे कि इधर से हम लोग जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन, और इधर जाएंगे तो दाब बढ़ेगा। तो हेनरी का नियम बोलता है कि जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे दाब बढ़ेगा उसमें विलयन की घुलने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दाब किसके, मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाएंगे तो उसका विलयन जो है उसमें विलायक का घुलने की जो क्षमता रहेगा वो क्या होगा, विलेय की घुलने की क्षमता जो रहेगी विलायक में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, विलयन की जो विलेयता होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विलयन नहीं, विलायक की।
विलेय या विलायक की जो विलेय है, विलेय क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और विलायक क्या हो जाएगा? H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जब जल में डालते हैं तो वो एकदम जल्दी से नहीं घुल जाता, उसको हम लोग प्रेशर देते हैं। उस प्रेशर को कौन दिया है, मतलब नियम को कौन बताया है? हेनरी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जितना ज्यादा हम लोग इसको प्रेशर देंगे, प्रेशर जितना ज्यादा देंगे, विलेय का जो कण होगा वो द्रव्य में आसानी से घुलेगा, उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम इस ग्राफ में इधर से जीरो से हम लोग इधर जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा? बढ़ेगा। और इधर क्या होगा? प्रेशर, प्रेशर डालेंगे तो इधर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? सीधा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे इधर क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे विलयन की जो विलेयता का जो क्षमता होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। इसको P, ये x है, P बराबर, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा KH, और ये क्या है? x। जहां पे P दाब है और KH हेनरी स्थिरांक है और x जो है वो मोल फ्रैक्शन। ये ग्राफ है इसका, ये स्ट्रेट लाइन में बनेगा सीधी। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। इसके बाद इसका क्या है? अनुप्रयोग। हेनरी का अनुप्रयोग, हेनरी का अनुप्रयोग किस में करते हैं हम लोग? सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर रहता है H2O, जैसे द्रव है, द्रव में हम लोग क्या मिलाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको सोडा वाटर में जब उसको पैक करते हैं कोको कोला को, तो उसमें आसानी से मिलाने के लिए, द्रव में गैस को मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको प्रेशर देते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर देंगे वो क्या होगा? उसमें उसकी विलेय जो होगी वो विलेयता होगी वो बढ़ेगी। तो जैसे हम लोग कोको कोला का ढक्कन खोलते हैं तो बुड़बुड़ाहट के साथ क्या आता है? गैस बाहर आता है। जो गैस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो जितना ज्यादा प्रेशर से उसमें भरा रहता है उतनी ही तेजी से वो निकलता है। जैसे हम लोग कोको कोला का ढक्कन खोलते हैं तो निकलता है, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद है गोताखोर। गोताखोर जो है वो पानी के नीचे जाते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो क्या होता है? उसका जो उसका दाब जो रहता है वो क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो उसको हम लोग वो भेजते हैं सिलेंडर, उसमें सिलेंडर में जो भरा रहता है उसको हम लोग भरने के लिए कौन सा यूज करते हैं? हम लोग हेनरी का नियम का यूज करते हैं। और जब ऊपर आता है तो उसका दाब क्या होता है? कम होता है। इसलिए बोलते हैं कि गोताखोर को कि ऊपर आने के टाइम धीरे धीरे आना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का क्या होता है? मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का फेफड़े से रक्त को ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद इसका सीमाएं हैं। इसमें बहुत ज्यादा ताप नहीं होना चाहिए, तापमान ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दाब जो है वो कम नहीं होना चाहिए। दाब कम होगा तो, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर प्रेशर बढ़ा तो विलेयता क्या होगी? अच्छी। प्रेशर कम है तो विलेयता क्या होगा? कम। और प्रेशर ज्यादा है तो विलेयता, तो इसमें बोला गया है कि जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर क्या है? कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद है राउल्ट का नियम। राउल्ट का जो नियम है वो किस पे आधारित है? द्रव और द्रव के विलेयता पर।
राउल्ट का जो नियम है वो द्रव और द्रव के विलेयता पर निर्भर है। किसी विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हेनरी के नियम में हम लोग देखे थे कि उसका आंशिक दाब होता है जो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो राउल्ट का नियम है वो द्रव और द्रव का जो वाष्प दाब होता है उसके मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, किसी विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। तो यहाँ पे दाब को हम लोग क्या लिखेंगे, P। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोल फ्रैक्शन का। अगर हम लोग, ये एक कंटेनर है जिसमें पानी है H2O, जो क्या है शुद्ध रूप में, अगर ये शुद्ध रूप में है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, P0A। इसमें विलेय और इसमें विलायक, तो इसमें भी वाटर जो होगा वो क्या होगा, शुद्ध अवस्था में। तो शुद्ध अवस्था के लिए क्या लिखूंगी मैं, P0B। और मोल फ्रैक्शन के लिए अगर मैं शुद्ध रूप में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, X0A X0B। ये नॉट जो है वो क्या दर्शा रहा है कि जो उसमें मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, या फिर विलेय या विलायक जो उपस्थित है वो क्या है, शुद्ध अवस्था में है। P क्या है, विलयन का वाष्प दाब। राउल्ट के नियम में जो वाष्प दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे क्या है, P वाष्प विलायक का वाष्प दाब, और ये X क्या है, मोल फ्रैक्शन। P अगर मैं विलयन के लिए लिखूं, शुद्ध अवस्था में जब कोई भी विलायक को हम लोग लिखते हैं विलायक PA, और विलेय को हम लोग लिखेंगे A, और विलायक को B, और मोल फ्रैक्शन को A और इसको B। ये अगर इसको मैं शुद्ध रूप में लिखूं तो क्या हो जाएगा, P0A। और ये है विलेय के लिए और ये क्या है, विलायक के लिए। अगर विलायक के लिए लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, P0B। PB जो है इसका शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, P0B। उसके बाद मोल फ्रैक्शन को अगर मैं शुद्धतम रूप में लिखूं तो क्या हो जाएगा, X0A, और इसको लिखूं तो X0B। जो नॉट है वो क्या दिखा रहा है, शुद्धतम रूप को। तो यहां से देखेंगे PA इज इक्वल टू XA। PA जो है ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब। ये P0A वाला नहीं होगा, ये जो PA ही लिखा है ना, PA वो है ये वाला जो है वो क्या है, विलायक का इसको विलायक भी ले सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग लेना है ना, विलायक का वाष्प दाब। और जो XA है वो क्या है, विलायक का मोल प्रभाज। और X भी क्या हो जाएगा, विलायक विलेय का हो जाएगा। हाँ, A को हम लोग लिए हैं विलायक, और जो B है उसको लिए हैं हम लोग विलेय।
तो यहाँ पे एक्स ए है तो क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज, और एक्स बी है वो क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लगेगा। P इज इक्वल टू कांस्टेंट हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा, K और ये X, जहाँ पे P दाब है और K कांस्टेंट है और X क्या है, मोल फ्रैक्शन। जब विलायक शुद्ध अवस्था में होता है तो उसके मोल फ्रैक्शन का मान क्या होता है, 1 होता है, और उसका Pa का मान क्या होता है, ये Pa का मान क्या हो जाएगा, P नॉट ए, जब वो शुद्ध अवस्था में है। X का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और Pa का मान शुद्ध अवस्था में P नॉट ए होता है। तो यहाँ पे Pa लेते हैं, ठीक है, विलायक के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे विलायक के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। तो Pa जहां पर हम लोग लेते हैं x बराबर 1 और Pa बराबर P नॉट ए। P नॉट ए कहाँ से आया, Pa को जब हम लोग शुद्धतम अवस्था में लेते हैं तो इसका क्या हो जाता है, P नॉट ए। तो यहाँ पे जब शुद्ध अवस्था में होगा तो x बराबर 1 और Pa बराबर P नॉट ए। Pa बराबर क्या था, हेनरी का नियम है P बराबर K X। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे विलायक के लिए तो क्या हो जाएगा, K X। तो हम लोग यहाँ पे Pa को क्या लिए थे, P नॉट ए, और X को 1। ये क्या है अभी, शुद्ध। जब शुद्ध अवस्था में रहेगा तो X का मान क्या होगा, 1, और जब Pa का मान क्या हो जाएगा, P नॉट ए। फिर हम लोग ये जो है समीकरण नंबर 1, इसमें क्या रखेंगे, मान Pa बराबर के X में मान रखने पर तो यहाँ पे Pa है, Pa की जगह मैं क्या रखूंगी, P नॉट ए बराबर K की जगह क्या रखूंगी, K ही रहेगा, प्लस X की जगह क्या रहेगा, 1। उसके बाद P नॉट ए बराबर K, तो K का मान क्या निकला, P नॉट ए। फिर जो ये समीकरण नंबर 1 है उसमें क्या रखेंगे, K का मान क्या रखेंगे हम लोग, P नॉट ए। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या बोल रहा है, Pa बराबर के X। तो Pa का मान क्या था, यहाँ पे P नॉट ए था और यहाँ पे K, और X का मान 1। लेकिन अब हम लोग फिर से इसमें मान रखेंगे तो Pa का क्या होगा, Pa ही होगा, बराबर K का मान क्या हो जाएगा, P नॉट ए, और X का वो वैसे ही रहेगा, X A हो जाएगा। ये क्या हुआ, Pa इज इक्वल टू P नॉट ए X A। ये किसके लिए निकल गया, ए को हम लोग क्या लिए थे, विलायक, लेकिन अगर हम लोग विलेय के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू P नॉट B X B। ये क्या हो जाएगा, विलायक के लिए, विलेय के लिए, और ये ए वाला क्या हो जाएगा, विलायक के लिए। समझ आ गया, एक बार फिर से बता रही हूँ, जो राउल्ट का नियम होता है वो क्या होता है, वाष्प दाब के वाष्प दाब, उसका जो वाष्प दाब होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे P जो है वो दाब है और X जो है वो मोल फ्रैक्शन है। जब हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पे क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ P इज इक्वल टू के X, K जो है वो क्या है, कांस्टेंट, P जो है वो प्रेशर है और X जो है वो मोल फ्रैक्शन। फिर Pa
हम लोग पी ए बराबर के एक्स लिए, ये क्या है समीकरण नंबर 1। जब पी ए शुद्ध अवस्था में रहेगा तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, पी नॉट ए, और एक्स को मोल फ्रैक्शन हमेशा शुद्ध अवस्था में क्या रहेगा, 1। तो यहाँ पे पी ए पी नॉट ए और एक्स क्या है 1। तो जो समीकरण नंबर 1 है उसमें हम लोग मान रखे, फिर इसका जो मान आया वो क्या आया, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये क्या हो गया, राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में ना द्रव और द्रव की विलेयता को बताया गया है, और हेनरी के नियम में द्रव में गैस की विलेयता को बताया गया है। इसका ग्राफीय निरूपण देखते हैं। इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे शुद्ध अवस्था के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक्स ए, ये है ए के लिए, ठीक। और यहाँ पे भी ए के लिए लेंगे, लेकिन ये शुद्ध अवस्था है और ये क्या है, शुद्ध अवस्था नहीं है। इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर, और इधर जाएंगे तो एक्स मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे एक्स बी जो लेंगे वो क्या होगा, मतलब जो ये एक्स बी होगा वो 0 होगा, ये शुद्ध नहीं होगा, लेकिन जो एक्स बी है वो क्या होगा, शुद्ध अवस्था में होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो शुद्ध अवस्था में उसका प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मोल फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये डाउन हो जाएगा। शुद्ध अवस्था में उसका मान, उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन इधर मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, उसका कम होते जाता है। ऐसे ही एक्स बी का देखेंगे, एक्स बी क्या है, अभी शुद्ध रूप में है तो उसका 1 है, तो यहाँ पे एक्स बी का जो शुद्ध अवस्था में है उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अब इधर से हम लोग इधर आएंगे तो उसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे। ये किसके लिए निकल गया, बी के लिए, और ये क्या है, ए के लिए। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये एक्स वाला है, पी ए वाला है, और ये क्या है, बी वाला। तो इसको लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा, टोटल। पी टी बराबर, टोटल के लिए टी लिखूं, और क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ये क्या हो गया, इसका पूरे का टोटल। तो समझ आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन, जो आदर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और जो अनादर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। जो राउल्ट का नियम है, जो राउल्ट का नियम है वही क्या हो जाएगा, आदर्श विलयन। तो आदर्श के लिए आदर्श विलयन क्या हो जाएगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या है, राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम ही क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। और जो अनादर्श विलयन है वो क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन है वो क्या हो जाएगा, ये जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता। जो आदर्श विलयन है उसमें क्या हो जाएगा, बेंजीन प्लस टॉलुइन, इसका एग्जाम्पल। और जो अनादर्श विलयन है वो दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक।
जो आदर्श विलयन है उसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। इसका जो होता है डेल एच, डेल को हम लोग किसके लिए लगाते हैं? परिवर्तन को दिखाने के लिए डेल का यूज करते हैं। और एच यहाँ पे क्या है? एंथैल्पी। तो यहाँ पे बोलेंगे कि डेल एच, मतलब इसका एंथैल्पी जो है परिवर्तन नहीं होता, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, और इसका आयतन जो होता है वो भी परिवर्तन नहीं होता। और जो अनादर्श विलयन है उसमें क्या होगा? एंथैल्पी परिवर्तन होता है और वॉल्यूम परिवर्तन होता है। आदर्श और अनादर्श। जो अनादर्श विलयन है उसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, फिनॉल और एथिल ब्रोमाइड। और अनादर्श विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार से विचलन प्रदर्शित करते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। जो धनात्मक वाला होगा उसके बीच जो बंध होता है वो क्या होता है? अंतराकर्षण निम्न होता है, कम होता है। और जो ऋणात्मक होता है उसके मध्य जो बल होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। धनात्मक में उसका आयतन क्या हो जाएगा? धनात्मक, और एंथैल्पी धनात्मक। और ऋणात्मक में आयतन और एंथैल्पी ऋणात्मक होंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं? धनात्मक, और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक में जो होगा वो क्या हो जाएगा? राउल्ट का जो नियम है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या है? राउल्ट का नियम। तो ये जो राउल्ट का नियम होगा उससे उसका वाष्प दाब, धनात्मक में वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से ज्यादा होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? पी ए, और ये बड़ा ज्यादा होगा किससे? धनात्मक में राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब रहता है उससे ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे धनात्मक। और जो राउल्ट के नियम से वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम होगा, उसको बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के लिए ग्राफ देखेंगे। और ये ऋणात्मक। राउल्ट के नियम में देखे थे हम लोग, x बराबर 1 लू तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। और इधर इधर आएगा तो मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। और ये x भी बराबर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। और इधर आएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो धनात्मक विचलन होते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर से। धनात्मक होंगे वो ऊपर से होंगे, और जो ऋणात्मक होंगे वो कैसे होंगे? सेम ऐसी होगा, नीचे से होगा। विचलन क्या हो जाएगा? नीचे से हो जाएगा। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों समझ आ गया? धनात्मक और ऋणात्मक। इसके बाद हम लोग देखेंगे अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है? जैसे कि कोई भी विलयन है, विलयन के वे गुण जो विलेय की अणुओं की
संख्या पर निर्भर होता है। मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें क्या भरा है, विलयन, इसमें भरा है विलयन। अब विलयन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जो अणु संख्यक है वो क्या होता है, सॉल्यूट के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म। वे विलयन जो विलेय में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अणु संख्या गुणधर्म। इसका परिभाषा, विलयन के वे गुण जो विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर होता है अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। अणु संख्या गुणधर्म निम्न चार होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, और हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो हम लोग पहले देखेंगे परासरण दाब। परासरण दाब को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि परासरण होता क्या है। ये एक कंटेनर है, इसके बीच में क्या है, एक पारगम्य झिल्ली। झिल्ली दो प्रकार के होते हैं, एक पारगम्य और एक अर्ध पारगम्य। तो जो पारगम्य झिल्ली होता है विलायक और विलेय के अणुओं का आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन जो अर्ध पारगम्य है वो क्या करता है, विलायक के अणुओं का बस जाने देता है, विलेय के अणुओं को जाने नहीं देता। पहला हो जाएगा पारगम्य झिल्ली। पारगम पारगम्य पारगम्य झिल्ली, जैसे कि ये एक कंटेनर है और इसके बीच में हम लोग क्या लगा दिए, ये है एक पारगम्य झिल्ली, और ये इसमें भरा है क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो जो पारगम्य झिल्ली है वो विलायक और विलेय दोनों के कण को इधर जाने देता है, अपने में से होकर गुजरने देता है, उसको बोलते हैं हम लोग पारगम्य झिल्ली। और एक होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होगा, ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा है, इधर सॉल्यूशन भरा है, सॉल्यूशन में विलेय और विलायक दोनों है। तो जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है वो सिर्फ विलायक के कणों या फिर अणु को ही जाने देता है, विलेय के अणु या इसको विलेय को जाने नहीं देता। पारगम्य झिल्ली जो होता है विलेय और विलायक दोनों के कणों को अपने में से होकर गुजरने देता है, लेकिन जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है वो सिर्फ विलायक के अणुओं को अपने में से होकर गुजरने देता है, विलेय के अणुओं को गुजरने नहीं देता। ये है पारगम्य झिल्ली और ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसके बाद देखेंगे परासरण दाब। अब ये हो गया पारगम्य झिल्ली और ये हो गया अर्ध पारगम्य झिल्ली, और परासरण दाब के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली का। परासरण, पहले परासरण क्या होता है उसको पढ़ेंगे। ये एक कंटेनर है,
इसका सांद्रता ज्यादा है, नहीं कम है, और इसका ज्यादा है। और यहाँ पे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का गमन परासरण कहलाता है। किसकी उपस्थिति में? अर्धपारगम्य झिल्ली। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक जाता है जो अणु, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाता है, किसके द्वारा जाता है? अर्ध, यहाँ पे बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा है, और इधर का जो विलयन है वो क्या है? सॉल्यूशन है, उसका कॉन्सेंट्रेट क्या है? कम है, और इधर का क्या है? ज्यादा। तो कम सांद्रता वाले विलायक जो है वो निम्न सांद्रता से क्या है? उच्च सांद्रता की ओर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं परासरण। ये हो गया परासरण। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? परासरण दाब। तो इधर से जो सॉल्यूशन विलायक जा रहा है, ये सॉल्यूट है, विलायक। विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है वो सिर्फ विलायक को ही जाने देता, तो यहाँ पे क्या है? विलायक। और ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का कण जो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग परासरण। अब इस परासरण को मतलब ये पूरा विलायक इधर जा रहा है पूरा, तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दाब डालेंगे। उस दाब को बोलते हैं हम लोग परासरण दाब। ये विलायक जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये इधर जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। सांद्रता इसका क्या हो जाएगा? कम है। कम वाला जब ज्यादा के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है, यहाँ इसको हम लोग दाब देते हैं, दाब देते जाते हैं, और ये जो विलायक का जो कण इधर जा रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दाब देते हैं। और जो दाब देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परासरण दाब। इस दाब को रोकने के लिए पिस्टन लगा होता है, उसको जितना ज्यादा हम लोग प्रेशर देंगे तो ये विलायक का जो कण है वो इधर जाने से रुकेगा। ठीक है। जो दाब होता है उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? पाई से। परासरण दाब को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। यहाँ पे टी क्या है? टी जो है वो टेम्परेचर है। जो परासरण दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? टेम्परेचर। तो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? सी आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो परासरण दाब है उसमें कांस्टेंट क्या लेंगे हम लोग? सी आर। और ये टी क्या है? टेम्परेचर। पाई यहाँ पे परासरण दाब को दर्शाएगा, और सी आर जो है वो क्या है? नहीं, सी जो है मोलर सांद्रण है, और आर जो है गैस नियतांक, और टी जो है वो टेम्परेचर। मोलर तब जो होता है यहाँ पे पाई इज इक्वल टू सी आर
टी, परासरण दाब के लिए। C को हम लोग N/V भी लिख सकते हैं। क्यों? C को हम लोग N/V लिख नहीं, जो पाई है उसको मोलरता को हम लोग किससे लिखते हैं? N/V। N क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या बटे उसका आयतन। तो C बराबर NV। ये N और V क्या कहाँ से आया? मोलरता से। उसके बाद जो C है उस C के जगह हम लोग इसका मान रखेंगे, तो पाई इज इक्वल टू C के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? N/V और RT। ये क्या हो गया? परासरण दाब के लिए। समझ आ गया? इसके बाद देखेंगे हम लोग हिमांक। हिमांक में उन्नयन। तो हिमांक में उन्नयन देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? हिमांक होता क्या है? जैसे कि द्रव है, द्रव है, द्रव का ठोस में परिवर्तन। द्रव का ठोस में परिवर्तन कैसे होगा? टेम्परेचर। अभी कोई भी पदार्थ द्रव में है, वो ठोस में कैसे बनेगा? जब अभी मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर, जैसे जैसे इसका तापमान कम होते जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा। तो द्रव का ठोस में परिवर्तन क्या होता है? तापमान जैसे जैसे कम होता है वो क्या होते जाएगा? ठोस में परिवर्तन। एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो ठोस में परिवर्तन, और उस जिस टेम्परेचर में वो ठोस में परिवर्तित हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हिमांक। द्रव का ठोस में परिवर्तन जो होगा, जिस पॉइंट में वो ठोस बनेगा, जिस टेम्परेचर में वो द्रव से ठोस बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोग हिमांक। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो वो क्या था? द्रव था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 और 5 से अगर 0 हो गया, जिस पॉइंट में वो ठोस द्रव से ठोस बना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हिमांक। जो पानी है वो बर्फ कब बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। तो हिमांक का वह ताप जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसको बोलते हैं हिमांक। और जैसे अभी तो ये है द्रव, लेकिन अगर मैं द्रव जो है वो वाष्पशील है, गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, लेकिन उसमें मैं अवाष्पशील मिला दूं जैसे कि नमक, शक्कर, तो उसका वाष्प क्या है? नहीं बनता गर्म करने पर। तो अगर मैं उसको अवाष्पशील मिला दूंगी उसमें, तो क्या हो जाएगा? उसका जो हिमांक है वो 0 से क्या हो जाएगा? माइनस में चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है द्रव, द्रव क्या है? वाष्पशील। और यहाँ पे मैं मिलाई NaCl, NaCl नमक, ये क्या है? अवाष्पशील। वाष्पशील में अवाष्पशील को मिलाऊंगी तो क्या होगा? जैसे कि पानी ही है, ये पूरा क्या है? पानी। अब इसको हम लोग टेम्परेचर देंगे, 25 डिग्री से कहाँ गया वो? 0 डिग्री गया, पूरा 0 डिग्री में वो पूरा बर्फ बन गया। लेकिन अगर मैं NaCl और द्रव को मिला के रखूं, उसका सॉल्यूशन बना के, तो वो 0 डिग्री में बर्फ नहीं बनता। तो 0 डिग्री से क्या हो जाता है? माइनस में चले जाता है, -0 ऐसे चले जाता है। तो जो
कम होता है। पहले तो उसका मान 0 में आया था, लेकिन उसके बाद उसमें हम लोग अवाष्पशील मिला दिए तो उसका मान क्या हो गया, घट गया। तो जो घटता है उसको हम लोग बोलते हैं अवनमन, उन्नयन, अवनमन। कम होता है उसको बोलते हैं हम लोग अवनमन, और जो बढ़ता है उसको उन्नयन। तो यहाँ पे जो पानी है, बर्फ कब बना, 0 डिग्री सेल्सियस में। और जब हम लोग उसमें, यहाँ पे सिर्फ पानी ही था, शुद्ध पानी, और यहाँ पे क्या है, पानी के साथ अवाष्पशील। तो द्रव और NaCl, वाष्प और अवाष्पशील को जब हम लोग एक साथ मिला के रखे तो हम लोग उसमें देखे कि जो पानी का पानी था, जो द्रव था वो 0 डिग्री में बर्फ बन गया, लेकिन जो ये अवाष्पशील और वाष्पशील, नमक और पानी, उसको हम लोग देखे 0 डिग्री में तो वो क्या हुआ, बर्फ में परिवर्तित नहीं हुआ था, कुछ बाकी था। तो किस में गया, उसका मान माइनस में। तो पहले तो 0 में आया, लेकिन 0 के बाद वो क्या हो गया, घटते गया तो -0 में चला गया, तो कम हुआ। हिमांक क्या हो रहा है उसका, कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग हिमांक में अवनमन। ना क्लियर है ना? किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी विलयन के हिमांक में अवनमन उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके हिमांक में अवनमन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर सांद्रता पे निर्भर करता है। जैसे जैसे उसका हिमांक बढ़ेगा उसका सांद्रता क्या होगा, समानुपाती मतलब बराबर होता है ना, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब जैसे टेम्परेचर को बढ़ा दूंगी तो उसका एक कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा अगर व्युत्क्रमानुपाती बोला तो। और समानुपाती बोलेगा तो जैसे ताप को बढ़ाएंगे वैसे ही मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाता है, मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम। यहाँ पे टी एफ जो है वो क्या है, TF1 और TF2। एक TF1 जो है विलायक का हिमांक है और दूसरा विलयन का हिमांक। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूंगी तो क्या हो जाएगा, डेल TF इज इक्वल टू KM, और ये क्या हो जाएगा, विलायक का हिमांक, और ये विलायक का हिमांक है, और ये है विलयन का इसका बोल रहा है मोलल सांद्रण के समानुपाती। तो हम लोग मोल एम बराबर क्या पढ़े थे, WB इंटू 1000। 1000 क्या है, लीटर में है, और जो नीचे क्या रहता है, विलयन का आयतन, W दिया है तो आयतन, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल इज इक्वल टू एम, नहीं, WB इंटू 1000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, WA प्लस WB, विलेय और विलायक की का जो है वो आयतन,
एम के जगह इसको रख देंगे हम लोग। ये क्या निकला है? एम मोलर सांद्रण। एम ये क्या निकल गया? एम एम निकला। अब एम को, एम का मान कहाँ पे रखेंगे? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? डेल टी एफ इज इक्वल टू के, तो के ही रहेगा, और एम के जगह क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ये क्या निकल गया? ये जो निकला वो है हिमांक में अवनमन। क्लियर? इसका ग्राफ देखते हैं। ये कोई ठोस है, ठोस का यहाँ पे बनेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, और जो विलायक रहेगा उसका जो रहेगा वो क्या होगा? वाष्प दाब ज्यादा रहता है, विलयन का कम रहता है। तो इधर क्या है? P, और इधर T रहेगा, टेम्परेचर। ये क्या है? ठोस। और जो विलायक रहता है उसका वाष्प दाब क्या रहता है? ज्यादा, और विलयन का कम। तो ये जो विलायक है, विलायक को हम लोग पीछे लाते हैं, मतलब इसका टेम्परेचर इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन इधर जाएंगे तो कम होगा। और हिमांक क्या बोलता है? टेम्परेचर कम होगा तभी तो जमेगा ना, 0 डिग्री पे बर्फ क्या होता है? जमता है। तो ये विलायक है, विलायक अगर इधर आएगा, एक स्थिति इधर ऐसे आ जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे होगा T, तो ये इधर आएगा। विलायक जो होता है उसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, लेकिन जब वो ठोस अवस्था में आएगा, बर्फ बनेगा, तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये यहाँ पे इसका क्या होगा? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ठोस बन गया, तो इसका टेम्परेचर क्या है? कम, और इधर क्या है? इसका टेम्परेचर ज्यादा। तो विलायक का जो टेम्परेचर कम है उस पॉइंट में ये क्या है? ठोस। लेकिन जो विलयन है, विलयन को हम लोग इधर बढ़ाते जाए तो ये यहाँ पे आ गया, ठोस के साथ मिल गया, तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया? कम। ये हो जाएगा पहला वाला TF1 और ये TF2। ये है हेनरी के, मतलब हेनरी बोलती हूँ, हिमांक में अवनमन का ग्राफीय निरूपण। थैंक यू। इसके आगे कल देखेंगे।